अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस विद आयशा बख्श के साथ मैं हूं उस्मान ओमान। आयशा बख्श की कुछ मसरूफियत की वजह से आज प्रोग्राम की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। IMF की शराइत कहिए या फिर हुकूमत के मईशत को दुरुस्त करने के मुश्किल फैसले, महंगाई का सुनामी अवाम को जिंदा दरगोर किए हुए है। पहले जहां साल भर में एक आध मिनी बजट का शोर हुआ, अब रोजाना ही किसी शय की कीमत में इजाफे की नवीद मिलती है। तवानाई मसनूआत की तो गोया आपस में रेस ही लगी हुई है। 15 दिन में पेट्रोलियम कीमतें बढ़ती हैं तो कुछ दिन आगे पीछे गैस की भी खबर आ जाती है। गैस में फिर सिर्फ CNG बढ़े तो पॉलिसी साजों की तशनगी रहती है, जिसे LPG और LNG महंगी करके पूरा किया जाता है। लेकिन क्या करें कि ये सब तो गुज़श्ता हुकूमतों के बिछाए जाल हैं, जिसमें वज़ीर आज़म अपनी काबीना और पूरी हुकूमती मशीनरी समेत फंसते ही जा रहे हैं। लेकिन ठहरिए, क्योंकि अभी भी हम खित्ते में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से सबसे सस्ते हैं। सस्ते में छूटना हमें भाता नहीं, इसीलिए जिंदा रहने की कीमत को महंगाई की सूरत में बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन की अगर सुने तो वो कीमतों में इजाफे को मुस्तरद करते हैं, महंगाई के खिलाफ एहतजाज का ऐलान करते हैं और फिर खामोशी से अगली समरी का इंतजार करते हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर अवाम का कोई पुरसाने हाल है और उनके दुखों का मदावा कौन करेगा। आज प्रोग्राम में यही जानने और समझने की हम कोशिश करेंगे कि महंगाई का ये तूफान क्या कभी थमेगा भी या नहीं। प्रोग्राम के मेहमानों का तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ मौजूद हैं रहनुमा तहरीक इंसाफ जमशेद इकबाल चीमा साहब, वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए फूड सिक्योरिटी भी हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। जबकि सीनियर तज्ज़ियाकार मईशत और इनसे जुड़े मामलात पर गहरी नज़र रखते हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। जमशेद साहब, वज़ीर आज़म कहते थे घबराना नहीं, और अवाम कहते हैं कि अब तो घबरा के अवाम ये कह रहे हैं कि अब तो मर जाएंगे, लेकिन फिर अगैन बकौल वज़ीर आज़म के सुकून तो सिर्फ कब्र में ही है। तो बताएं फिर अवाम के पास अब क्या ऑप्शन बची है इतनी महंगाई के बाद? मैं समझता हूँ कि बीइंग एंकर अगर आप सवाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा बजाय तंज करने के। आपका सवाल करना हक़ है, मेरा जवाब देना फ़र्ज़ है। मैं हुकूमत हूँ, आप मीडिया हैं, हम दोनों का एक रोल है। सो हम सवाल जवाब ज़्यादा करें तो बेहतर होगा। सो मेरा इसका जवाब यह है कि देखें, इसमें महंगाई जो है आइसोलेशन में नहीं है। हमारे यहाँ जितनी भी चीज़ें जो जिनकी लोकल प्रोडक्शन थी वो सारी की सारी सस्ती हैं। गैस आज दुनिया में शायद सस्ती तरीन हम अपने आवाम को दे रहे हैं। लेकिन जो LPG बाहर से इंपोर्ट होती है वो डेफिनेटली उसकी कीमत बढ़ी है 350%। ये $1.7 की थी, जो हो गई है तकरीबन कुछ $6 के लगभग चली गई है, 5.70 है शायद। अब एक चीज़ हमारे गवर्नमेंट के पास बस में क्या है कि गवर्नमेंट जो चीज़ इंपोर्ट हो रही है उस पर टैक्स कम कर दे। अगर टैक्स कम करके भी आप कह लें कि जो कीमत बनती है वो डेफिनेटली चार्ज करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट के पास कितना टैक्स है कि जिसमें आप सब्सिडी दे सकते हैं या कितनी सब्सिडी दे सकते हैं। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब भी बैठे हैं, उनको भी पता है कि गवर्नमेंट के पास रूम टू प्ले कितनी है, या यू कैन से कि जिन IMF के या बाकी डोनर जो हैं या लेंडर जो हैं उनके यू कैन से कि हम जिन मुआहदों में बंधे हुए हैं, ये आप कह लें कि इसका क्रेडिट या डिस्क्रेडिट खुदा न खास्ता हमें अपना क्रेडिट इसका हमें नहीं जाता कि इतने कर्जे हैं या IMF के पास हमको पहली बार गए हैं, या आप कह लें कि पहले सारा कुछ ठीक था और हम गए हैं। सो बेसिकली आप कह लें कि हमारे पास रूम टू प्ले थोड़ी है, और जो चीज़ बाहर से महंगी हो जाए उसकी यू कैन से कि हम हमारे पास जो रूम टू प्ले बचती है वो सिर्फ टैक्सेशन है कि टैक्सेशन कम कर सकते हैं ज़्यादा। मसलन जस्ट मैं तेल की बात करूं तो तेल जो है इसकी मैं देख रहा था सन 1990 से कि टैक्सेशन क्या रही है। तो टैक्सेशन इसमें रही है 36% से लेकर 62% तक। तमाम हुकूमतों का जो टैक्स की रेशो है, जब सस्ता होता है तो टैक्स बढ़ा देते हैं, जब महंगा होता है टैक्स थोड़ा कम कर लेते हैं, लेकिन 36% से लेकर 62% तक इसको टैक्सिंग हुई है। अब हम पिछले दिनों ये जो रिसेंट आप कह लें राइस हुई है, इस राइस से पहले हम टैक्स ले रहे थे लेवी प्लस GST मिला के 21%। अब 21% टैक्स लेके भी तेल जो है 121 रुपये या 122 रुपये लीटर मौजूद था। अब 122 रुपये लीटर भी महंगा लगता है डेफिनेटली, बट इसके साथ ही दूसरी जो बात है कि स्वाय तेल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ के मुझे वो कंफर्म है, मुझे स्वाय एक मुल्क है, शायद मुझे कंफर्म नहीं, एक मिस्र एक्सपोर्टिंग है या इम्पोर्टिंग है। मिस्र हमसे कोई 1 रुपया सस्ता था, बाकी तमाम
मुल्क जो तेल इंपोर्ट करते हैं उन सबसे हम सस्ता तेल दे रहे थे, और इंडिया की बड़ी एग्जांपल दी जाती है, उनसे आधी कीमत पे दे रहे थे। बांग्लादेश से हम 50% सस्ते थे, श्रीलंका से हमको 150% सस्ते थे। तो अगर हम सस्ते हैं तो मैं अगर सस्ता कहूं तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए इस बात का, आपको इस बात से नाराज नहीं होना चाहिए, आपको मुझ पर तंज नहीं करना चाहिए। सर आपको भी नाराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी एक आम शख्स हूं, मेरा ताल्लुक भी आवाम से है, क्योंकि इस महंगाई से मेरा किचन भी मुतासिर हो रहा है, मुझे भी बाहर जो चीजें खरीदनी होती हैं उससे मैं भी मुतासिर हो रही हूं। तो मुझे ये साबित कर दें कि मैं जो बात कर रहा हूं क्या गलत है। मैं कह रहा हूं कि मैं अगर 123 रुपए बेच रहा हूं तो मैं दुनिया से सस्ता हूं। अगर मैं ये मेरी स्टेटमेंट ठीक है तो फिर आपका तंज करना हक नहीं बनता। दूसरी बात यह है कि मैं कह रहा हूं मैं टैक्स कम ले रहा हूं करने का हक तो दे दें सर, इतनी महंगाई के बाद। अच्छा, नहीं देखें, मेरे अवाम का और मेरा डिफरेंट रिश्ता है। देखें मैं आपसे मैं भी अवाम में से ही हूं, मेरा ताल्लुक भी अवाम से ही है। अच्छा सुन लें जी। नहीं, आप यहाँ अवाम को गाइड करना है, आपने अवाम को गाइड करना है, हमसे सवाल करना है, हम सवाल का जवाब दें, हमें सवाल का मौका जवाब का मौका दें ना, हम तंज ना करें ना, हमारी बस पहले ना करा दें। हाँ ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ कि मेरी दो स्टेटमेंट है। एक मेरी स्टेटमेंट है कि हम 21% टैक्स ले रहे थे, अब ये रिसेंट कीमत बढ़ी है, इससे टैक्स बढ़ गया होगा थोड़ा सा, लेवी प्लस जीएसटी बढ़ गया होगा, लेकिन ये फिर भी 30% से कम होगा। दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि मैं पूरी दुनिया से स्वाय तेल एक्सपोर्टिंग कंट्री से बाकियों से सस्ता हूँ। ये मेरी दो स्टेटमेंट्स हैं। इन दो स्टेटमेंट में अगर गलती हो तो आप मुझ पर गुस्सा कर लें, अगर ये मेरी स्टेटमेंट ठीक हो तो फिर मेरी परफॉर्मेंस तो ठीक है, मेरी परफॉर्मेंस तो गलत नहीं है। सो मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो अगर मेरी परफॉर्मेंस गलत हो तो फिर मुझे तंज भी करना कोई हर्ज नहीं है, मेरी नालायकी का जिक्र भी कर लें। अगर मेरी मैं लायक हूं तो फिर मुझे चलो शाबाश ना भी दें, लेकिन मेरा फिर तंज तो हक नहीं बनता ना। चलें फारूक सलीम साहब से बात कर लेते हैं। फारूक साहब, क्या वाकई जो दलाइल दे रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब और जो हुकूमती जवाब पेश किए जाते हैं वो इतने ठोस और मजबूत हैं कि हम समझें कि वाकई हुकूमत के पास इन इक़दामात के अलावा कोई चारा नहीं था? देखिए, आपने अपने इब्तिदाई में कहा कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दुखों का मुदावा कौन करेगा, जो बोझ हैं उनको कम किसने करना है। असल सवाल ये है जो आपने शुरू में कहा, लेकिन यकीन जानिए कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों के ऊपर जो बोझ है, इस्लामाबाद में जो फैसला साज शख्सियात हैं उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। पिछले 10 दिन से एटलीस्ट जो है जो फैसला साज शख्सियात हैं उनका सिर्फ एक टॉपिक है कि कौन बनेगा DGISI, कौन सी समरी आई है, कौन सी समरी जा रही है। वसूल वर्क करने वाले कहते हैं कि हमें समरी मिल गई है, जिन्होंने समरी भेजनी थी वो कहते हैं हमने तो भेजी ही नहीं। रियल इश्यूज जो आप आज डिस्कस कर रहे हैं कि महंगाई का बोझ क्या है, पेट्रोल की कीमतें क्या होनी चाहिए, उनका उससे रियली कोई ताल्लुक नहीं है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं हो रही, होनी चाहिए, ये आप दुरुस्त कह रही हैं। अच्छा, अब चीमा साहब लार्जली जनरली जो कह रहे हैं वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जो तेल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं वो ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जहां पे हमारे से कीमतें ज्यादा हैं। स्टेटमेंट फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। एक नाम उन्होंने खुद से दे दिया, मिस्र, जो कि ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, वहां पे कीमत हमसे कम है। हमारी नेबरहुड में अफगानिस्तान जो है वो भी सारा तेल इंपोर्ट करता है, वहां पे भी कीमतें हमसे कम है। हेती जो है वो भी सारा तेल इंपोर्ट करता है, वहां पे भी कीमतें जो है वो हमसे कम है। इथियोपिया जो है वो भी सारा तेल इंपोर्ट करता है और वहां भी पेट्रोल की कीमत जो है वो हमसे कम है। तो एटलीस्ट आधा दर्जन ममालिक हैं दुनिया में जो कि ऑयल इंपोर्ट भी करते हैं और उनकी कीमत जो है वो हमसे कम है। अच्छा, ये कीमत वाला मामला जो है ये सीरियसली इसकी कोई इकोनॉमिक्स के अंदर जिस तरह हम कंपेयर करने लगते हैं कोई बुनियाद नहीं है, बिकॉज ये आप आइसोलेशन में अकेले में नहीं देख सकते हैं। ये आपने देखना है जब किसी मुल्क से आप कंपेयर कर रहे हैं तो उस मुल्क में आमदन क्या है, वहां पे कुव्वत खरीद क्या है। अब आप सोचिए कि अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें, अमेरिका में तकरीबन 1 लीटर पेट्रोल जो है वो $1 का है, तो आप समझिए 170 रुपए का बनता है। हमारे यहाँ 137 रुपए का है, लेकिन हमारे यहाँ जो औसतन इनकम है वो $1190 है और अमेरिका में $66,000 है। यानी कि आप क्या चाहें, आप ये चाहेंगे कि मैं अमेरिका में रहूं, मेरी $66,000 इनकम हो और मुझे पेट्रोल मिले $1 का, या ये चाहेंगे कि पाकिस्तान में रहूं और मेरी आमदन हो $1190 और मुझे पेट्रोल मिले 137 रुपए का। तो ये वाजिब नहीं बनता कि हम यहाँ बैठ के पाकिस्तान में तेल की कंपैरिजन करें कि दुनिया भर में तेल की कीमत क्या हो रही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है
कि बहुत सारी चीज़ें जो जिसका इम्पोर्ट से कोई ताल्लुक नहीं, आलमी मंडियों से कोई गहरा ताल्लुक नहीं, उनकी कीमतें पिछले 3 सालों में तकरीबन 100% बढ़ गईं। देखिए, गंदम जो है, इसकी सपोर्ट प्राइस हमारी हुकूमत खुद फिक्स करती है, हमारा अपना किसान इसको उगाता है। ये गंदम ज़्यादातर जो है 80, 90, 95% तक जो हमारी रिक्वायरमेंट है, वो पाकिस्तान के अंदर पैदा होती है। उसकी कीमत जो ₹35 किलो थी 3 साल पहले, अब वो 70-75 पे चली गई है। 100% से ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया है। इसी तरह चीनी जो है, गन्ना हम लोकल उगाते हैं, गन्ना लाइसेंसेस जो शुगर मिलों को दी जाते हैं, हमारी अपनी हुकूमत देती है, सब कुछ लोकल है। वहाँ पे ₹55 की जो किलो चीनी थी, वो अब 110 से ₹115 भी चली गई है। ₹100 से ज़्यादा इज़ाफ़ा वहाँ पे हो गया है। तो ये जनरली जो है, ऐसे कह देना कि हम बाकी दुनिया से बहुत सस्ते रह रहे हैं, तो उसके साथ फिर आपको दूसरी चीज़ भी साथ बतानी पड़ेगी। अब इंडिया से आप देख लीजिए, हमारी वैसे मैंने कहा कि औसतन इनकम 1190 आ रही है। इंडिया में जो औसतन आमदन है, वो $2100 है। हमसे तकरीबन 80% ज़्यादा है इंडिया की कीमत। अब वहाँ का पेट्रोल की कीमत हम उठा लें, तो ये मेरी तजवीज़ ये है, मैं अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि ये मुनासिब बात नहीं है। फिर दूसरा देखिए, जो पाकिस्तान में मोटरसाइकिल चलाता है, उसके पास 25-26 हज़ार रुपए की ये आमदन आती है। अब वो जाता है ₹137 का पेट्रोल लेने के लिए, उसको हम ये कहें कि भई सारी दुनिया से तो हम सस्ते जा रहे हैं, तुम्हें तकलीफ क्या है? तो ये मुनासिब नहीं लगता इस किस्म की बात। ठीक है। दानियाल चौधरी साहब की तरफ जाने से पहले मैं चीमा साहब से ये पूछना चाहूँगी। चीमा साहब, अभी फ़ारूक साहब भी जो बात कर रहे हैं, कल वज़ीर आज़म साहब ने भी कहा कि जब हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो फिर महंगाई भी इंपोर्ट होती है। चलें, ये बात तो समझ में आती है, लोकल चीज़ें क्यों महंगी हैं हमारी, उनकी कीमतें क्यों बढ़ गई? देखें, लोकल में देखें तो थोड़ा सा मतलब आप पहली बात ये है कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लोकल उगाते हैं। पिछले 3 साल में जो उनकी कीमत बढ़ी है 3.3% है, जितने फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की, पेरिशेबल की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरी हम बात करें इसकी गंदम की जो बात हुई, तो गंदम फ़र्क साहब, अगर तो कराची में रहते हैं तो फिर तो ₹70 आटे की बात हो सकती है। अगर पंजाब में रहते हैं तो पंजाब में आटा ₹55 है। और जिस दिन हमारे यहाँ हमने आप कह लें कि ली थी, ग्राउंड पे ये सिचुएशन नहीं है, ग्राउंड पे ये सिचुएशन अगर ग्राउंड पे ना हो तो मैं अगर ग्राउंड पे ना हो तो मैं मुआवने खसूसी से रिजाइन कर दूंगा। आप इस तरह ना किया ठीक है सर, मैं खुद जाके अब चेक करूंगी। हाँ, ये जिम्मेदाराना स्टेटमेंट यहाँ बैठे देखें, हम जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दें ना। यहाँ बैठ के हमें बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, आपका बड़ा अच्छा चैनल है, फिर आपका बड़ा अच्छा मतलब आपके एंकर हैं, हम जिम्मेदाराना स्टेटमेंट देना। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे लाहौर से लेके, पिंडी से लेके रहीमिया रहाँ तक आटे का रेट जो है ₹55 है। सो ₹55 आप कह लें, फ़र्क साहब कहें तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा कि बजाय, हाँ कराची में अगर बात करें तो डेफिनेटली वहाँ ₹70 नहीं सर, वहाँ ₹72 है। ठीक है, ₹72 है वहाँ पे आटा। सो मैं समझता हूँ हम स्टेटमेंट करेक्ट दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी, उन्होंने मुझे चूँकि नहीं पता था कि मेरा ख्याल मिस्र की कीमत मैंने भी कहा है कि सस्ती है हमसे। दूसरी बात आपने उन्होंने बात की, एक अफगानिस्तान की बात की, 4 मुल्क उन्होंने तलाश कर ली है, ठीक है बात, 4 होंगे। तुर्की मेरे हमसे महंगा है, मिस्र हमसे, अफगानिस्तान सस्ता है, लेकिन अफगानिस्तान की इनकम तो हमसे बहुत थोड़ी है। दूसरी बात है अफोर्डेबिलिटी की, जो बात उन्होंने एक क्वेश्चन उठाया अफोर्डेबिलिटी का। अफोर्डेबिलिटी में भी आप कह लें कि हम दुनिया में अगर हमारा GDP पर कैपिटा देखें नॉमिनल, तो नॉमिनल GDP पर कैपिटा हम दुनिया के कुछ 40 मुल्कों से हमारा ज़्यादा है, लेकिन हम दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क हैं एब्सोल्यूट टर्म में। एब्सोल्यूट टर्म में जब सस्ता तरीन मुल्क है तो हमारी परफॉर्मेंस इसका मतलब उतनी बुरी नहीं है, हम ठीक हैं। बाकी यह है कि देखें, जो पर कैपिटा इनकम है 1190 है या 1200 है या 1300 है, ये ओवरनाइट तो नहीं हुई। ये क्या मतलब, मैं अगर बहुत अच्छा काम करूं तो मैं 8% बढ़ा लूंगा, 9% बढ़ा लूंगा, 10% बढ़ा लूंगा। तो अगर मैं आज भी 10% बढ़ाना शुरू करूं तो कितने सालों में मैं जाके $60,000 पे पहुंचूंगा, $50,000 पे पहुंचूंगा। तो क्या ये जो सदियों का या डेकेड्स का मलबा है, ये मेरी जिम्मेदारी है या किसी और की है? सो बेसिकली है कि मैंने तो कोरोना में पिछले साल 4% ग्रो किया, मैं तो कोरोना के आफ्टर इफेक्ट्स आज भी मौजूद है, मैं तो 5% ज्यादा ग्रो कर रहा हूं। सो मेरी तो जिम्मेदारी यही थी, वो मैं पूरी कर रहा हूं। सो मैं समझता हूं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है बाकी जिम्मेदारी किसकी है? और उसको नहीं, देखें, अगर इनकम थोड़ी है तो 1970 से लेके 1947 से लेके कौन है हुक्मरान? इसमें भी देख लेते हैं कि हम सिंपल सी बात है कि ये हम तो अभी पिछले 3 साल की बात कर रहे हैं ना।
तो 3 साल के तो हम जिम्मेदार हैं ना, हम हर चीज की जिम्मेदारी ले रहे हैं। 3 साल की तो हम हर शय की जिम्मेदारी ले रहे हैं। मैं सिंपल बात कर रहा हूं कि 3 साल पहले कितने कितने डॉलर इनकम थी। चलो मैं दानियाल चौधरी साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर लूं, काफी देर से उन्हें मौका नहीं मिला। दानियाल चौधरी साहब, पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आपको आटा किस तरह से मिल रहा है, किस रेट से मिल रहा है, क्योंकि चीमा साहब ये फरमा रहे हैं कि पंजाब में तो रेट 55 रुपए है। और दूसरी बात ये कि अभी तक सिर्फ ज़बानी कलामी ही ऑपोजिशन क्यों मजम्मत करती है जब भी कोई चीज़ महंगी होती है? कोई होमवर्क है ऑपोजिशन का इस पर? देखें, चीमा साहब की तो बातें सुन के यही लग रहा है कि यहाँ दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, और आप और मैं और ये जो आपकी 24 करोड़ आवाम है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आज आटा जो है वो मुफ्त में मिल रहा है। चीनी की वो कीमत है जो आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं मिली। पेट्रोल लोस्ट तरीन है, बिजली सस्ते दामों में मिल रही है, और आवाम और मैं आप सब बेवकूफ़ हैं यहाँ बैठे हुए, हम इसको डिफेंड कर रहे हैं। देखिए, इतनी ढटाई से झूठ बोलना तो क्या, हैट्स ऑफ टू देम, आई हैव नो अदर वर्ड्स फॉर देम एंड फॉर देयर पार्टी एज वेल। देखिए, आज एज वी स्पीक राइट नाउ 20 kg का जो तरोड़ा है ना मेरी बहन, वो 1350 रुपए का है, जो 650-700 रुपए का था। ये खुद एग्रीकल्चरिस्ट है, इनको पता होगा। ये 20 kg की तरोड़े की बात करें, इनको बेहतर पता होगा। चीनी आप देख लें, 1350 कहाँ है? 1350 कहाँ है? चले उस बाजार में चलते हैं जहां 1350 है, उस बाजार में चलते हैं। आप छोड़ दें सर, कहीं भी आप मुझे ले जाएं। अगर तो ये बोलेंगे मेरी बात में, अगर चीमा साहब इस तरह तो प्रोग्राम आगे नहीं जा सकता। चीमा साहब इस तरह आगे नहीं जा सकता। नहीं, मैं हम जहाँ बैठे हैं, आप जाएं, अपने अगले कॉन्स्टिट्यूशन भाइयों, चीमा साहब इस तरह तो इस तरह बात आगे चल ही नहीं मुझे जगह बता दें। चीमा साहब इस तरह बात आगे चल ही नहीं सकती। चीमा साहब इस तरह बात आगे चल ही नहीं सकती जब तक या तो आप अपनी बारी में बोले और आप फिर मुझे नेगेट करेंगे दानियाल ने ये बात गलत की, बात अगर हम इस तरह बातें करेंगे तो प्रोग्राम आगे नहीं चल सकेगा। ठीक है दानियाल साहब, आप कंटिन्यू। ये आपका इनके देखे ना, टॉलरेंस, व्हाट दे नीड टू अंडरस्टैंड इज द टॉलरेंस, के टॉलरेंस ही नहीं है। क्या मतलब यहां है कि या आप मुसलमान हो तो या आप काफिर हो, या आप गलत हो या आप डाकू हो, लेकिन आप गलत हो या आप डाकू हो। देखिए, आज पाकिस्तान, बात सुने, आज बिल्कुल सीनियर है, लेकिन he has no right to cut me while I'm speaking. No one has the right to cut me on the time I'm speaking. I'm letting him speak on the time he has. So same goes for me as well. अच्छा, अब बात हम करें महंगाई की। देखिए, आज जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में रुपया बिलो लोएस्ट तरीन आज इस रीजन में है। अफगानी करेंसी आपसे ऊपर है, 1 रुपए के 2 टके हैं, ठीक है ना। आप 300 रुपए दें पाकिस्तानी तो आपको 150 बांग्लादेशी मिलता है। आप कंपैरिजन्स करते हैं अपने इर्द गिर्द के ममालिक से, मुझे आप बताएं कि आज इस इर्द गिर्द के ममालिक में आपकी करेंसी डिवैल्यूएशन सबसे ज्यादा है, आपकी फूड इन्फ्लेशन 24% पे है, आपका जो आटा, चीनी, आप हर चीज ब्लेम करते हैं पुरानी हुकूमतों पे, पुराने लोगों पे आप ब्लेम करते हैं क्या ना, माफियाज के ऊपर, लेकिन आप कर्टेल नहीं कर सक रहे। आप किधर 700 रुपया और किधर 1350 रुपया, किधर 50-55 रुपए की चीनी और किधर 110 रुपए की, और जो मार्केट में ये कह रहे हैं ना 90 रुपए की मिल रही है, 89, आप जाएं वो आपको फाइन आटे से भी ज्यादा फाइन मिल रही है जो चीनी जिसकी ये बात कर रहे हैं, जो खाली आपको यूटिलिटी स्टोर्स पे मिल रही है, और आप उस भी एक आईडी कार्ड के ऊपर 1 kg मिलता है, उससे ज्यादा आपको देंगे नहीं। को बंदा आपको 2-4 kg कोई नहीं ले सकता, एक बंदा एक को ले सकता है कि अगर किसी को 4 kg चाहिए तो पूरा खानदान साथ लेके जाए। इन्होंने वादे किए लोगों से, आज भी लोग मुंतजिर हैं वो गवर्नर हाउसेस जो गिरने थे, आज भी लोग मुंतजिर हैं जो आपने 50 करोड़ नौकरियों की बात की थी, आज इनकी इन पॉलिसीज की वजह से वो तो कोरोना भी आ गया ना बीच में, कोरोना भी तो आ गया ना बीच में। दानियाल चौधरी साहब 2 साल से तो हम कोरोना को भुगत रहे हैं तकरीबन। आयशा साहब, सब कुछ हो गए, सब कुछ हो गया, फिर भी इनकी पॉलिसीज की वजह से आज 20 मिलियन लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है बहन मेरी, 20 मिलियन लोग। लेकिन वो तो कहते हैं कि ये पिछली हुकूमतों का किया धरा है जो हम भुगत रहे हैं। वो तो कहते हैं पिछली हुकूमतों का किया धरा है जो हम भुगत रहे हैं, इससे पहले तो हुक्मरान आप लोग रहे हैं ना। देखिए, मुझे बताएं, अच्छा पिछली हुकूमतों को करना धरना है कि मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं और कहीं भी दूर नहीं जाते। गंदम की प्राइस क्यों बढ़ी और आगे क्यों बढ़ेगी? रशिया से इनको $280 पर टन वीट ऑफर की गई, $280 पर टन। गवर्नमेंट ने ना कर दिया और उन्होंने कहा कि हमारे पास इतनी सरप्लस वीट है और हम बाहर भेजेंगे। उसके 1.5 महीने बाद गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि हमारी सरप्लस वीट नहीं है, ये फिर बम्पर क्रॉप आ गया है। अब सरप्लस वीट नहीं है तो अब हम खरीदनी पड़ेगी बाहर से। अब वही वीट जो इनको $280 पर टन मिल रही थी, इन्होंने खरीदी $369 पर टन। सिर्फ 40,000 टन खरीदने पे इनको 2 अरब नुकसान हुआ और $100 पर टन महंगी खरीदी। अब हमने खरीदनी है 1,40,000 टन, वो आप डिफरेंस लगा दें, वो पुरानी हुकूमत की गलती है।
आप फिर आप छोड़ दें LNG। तो बिजली के महंगे मुआहदे किसने किए? मुझे मैं एक एक चीज पे एक एक पॉइंट पे आते हैं। ये आ गई गंदम आपकी $100 पर टन। LNG प्रोक्योर करनी थी आपने आज से अप्रैल मई में चाइना ने प्रोक्योर कर ली, रशिया ने कर ली, दुनिया के बड़े ममालिक जितने भी थे उन्होंने सस्ते दामों में प्रोक्योर कर ली। पाकिस्तान, ये हमारी हुकूमत शहंशाह जिनके पास खुले पैसे पड़े हैं, ये प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। अभी पैसे कहां पड़े हैं? पैसे तो हैं ही नहीं। और इनसे कितनी प्रोक्योर हुई? नहीं, वही कह रहा हूं। तो अगर नहीं है तो फिर इनको करनी चाहिए थी। इन्होंने महंगे दामों में खरीदी, आज इनको 10 मिले, अभी भी 2 इनके पास शॉर्ट है, ठीक है ना। आपको आपकी जो शॉर्टेज होगी इस दफा आपकी गैस की, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, घरों में, वो एक और तबाही, रेट्स फिर बढ़ जाएंगे। यही डिमांड और सप्लाई की गेम इनसे चल नहीं रही। ये क्या बात करते हैं, 6 FBR के जो हेड्स जो हैं ये चेंज कर चुके हैं फाइनेंस के, मतलब बेसिकली 6 फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज कर चुके हैं। तो अगर इनकी कोई पॉलिसी होती, नहीं, उसके पीछे तो लॉजिक है ना, उसके पीछे तो लॉजिक है ना कि जो बेहतर उससे मिलेगा बंदा उससे काम करवाएंगे। क्या लॉजिक है? नहीं, अच्छा, अगर कोई बंदा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, खान साहब की ये लॉजिक है कि कोई बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसे रहने नहीं देंगे, ये लॉजिक है ना उसके पीछे। वेरी वेल। अब मुझे बताएं किसने परफॉर्म किया है? इमरान खान ने क्या परफॉर्मेंस किया है? इन्होंने क्या पाकिस्तान, अब मुझे बताएं, बिजली कम कर दी, चीनी कम कर दी। यार ये ट्रेड डेफिसिट, IMF, ये गरीब बंदे को नहीं समझ आता। ये जो कैमरामैन खड़ा है, ये जो आपके सामने लड़के खड़े हैं 24-24 हज़ार रुपए की तनख्वाहों पे हैं, आप इनसे कहें ना ब्रेक में मुझे बजट बना के दिखाओ, बताएं कि जो 8-8, 12-12 हज़ार रुपया एक कमरे का बिल आ रहा है, मुझे बताओ। और फिर बताएं कि चीमा साहब कहें कि क्योंकि लोन्स हाई हैं, लोन्स कम हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, डॉलर नीचे जा रहा है। दीज आर नो कन्वर्सेशंस बहन मेरी, दे आर नो कन्वर्सेशंस। गरीब बंदे को फर्क पड़ा है या नहीं पड़ा, दैट इज इट। कैसे पड़ेगा, क्या करेंगे? 4 साल गुजर गए, क्या पॉलिसी है? कोई पॉलिसी नहीं है, सिर्फ झूठ, बातें, और इसके अलावा कोई चीज नहीं है। ठीक है, एक ब्रेक हम नाज़रीन ले लेते हैं जी, एक ब्रेक हम ले लेते हैं नाज़रीन। डॉक्टर साहब से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बढ़ती हुई महंगाई का कोई हल है, क्या इसे कम किया जा सकता है या फिर ये बढ़ती ही चली जाएगी और आवाम इसी तरह से परेशान रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। आवाम महंगाई के तूफ़ान से बहुत परेशान हैं और कल के दिन में ही सिर्फ हैट्रिक हुई है। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ, शय खुरोनोश की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से आवाम खासे परेशान हैं। महंगाई, चीमा साहब एक बार फिर बड़े अदब से आपकी खिदमत में सवाल है। अब मुझे नहीं पता आप इसको तंज समझेंगे या क्या। वज़ीर आज़म कहते हैं घबराना नहीं है और वज़ीर ख़जाना डरा रहे हैं आवाम को। बताएं हमने माननी किसकी है? दोनों बातें ठीक हैं। देखें, एक चीज़ तो है कि दुनिया में तो महंगाई कम नहीं हो रही डेफिनेटली, और दूसरी बात जो है कि हमने अगर देखें तो आटा जो है, हम पंजाब में भी अगर बिक रहा था तकरीबन 65 रुपए से हम 55 रुपए पे ले आए हैं। दालें सॉरी टू इंटरप्ट, क्यों अभी मैं अपने कैमरामैन से ब्रेक में बात कर रही थी और उनका ये कहना था कि उनके इलाके में जो स्टोर्स हैं जहाँ से आटा मिलता है उनको 75 रुपए में मिल रहा है आटा। स्टोर कहाँ पे है वो? सर अब उनके इलाके में मैं ब्रेक के बाद, प्रोग्राम के बाद उनसे पूछ के आपको बता दूं। नहीं, मैं शहर की बात कर रहा हूँ कि शहर कौन सा है? शाहजमाल में। सर शाहजमाल का इलाका है लाहौर का, वहाँ से उन्हें आटा 75 रुपए। देखें मैंने भी बात की है। देखें इसमें ये पाकिस्तान में जो आटा बिकता है ये 90% या 80%, 85% आटा जो होता है चक्की का, अपना क्या नाम है आटा है इसका, फ्लोर मिल का। फ्लोर मिल के आटे के बारे में एक चीज़ बड़ी स्पेसिफिक है कि इसकी गवर्नमेंट की या यूनिवर्सिटियों की या जो फूड डिपार्टमेंट है उसकी स्पेसिफिकेशन होती हैं कि इसमें से इतनी % आप कह लें कि आपने चोकर निकालना है और इतने % आपने वाइट आटा निकालना है और इतने % आटा होगा। 70%, 70 और 30, 70, 18 और 12, 70% उसमें आटा होता है, 18% उसमें मैदा होता है और 12% उसमें चोकर निकलता है। ये स्पेसिफिकेशन है। 2% से कम उसका यू कैन से मॉइस्चर होता है। ये इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड आटा है। मैं इस आटे की बात कर रहा हूँ। बाकी किसी का कोई भी शौक है कि कोई भी ब्रांड किसी भी चीज़ पे ले ले, मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। ये इस तरह के शौक कोई आके कहे कि मैं चक्की का आटा लेता हूँ, कोई कहे मैं मैदे वाला आटा लेता हूँ, कोई कहे मैं देसी आटा लेता हूँ, उसकी मर्जी है, वो उसकी मर्जी है। मैं आटे की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान में 85% आटा वो है जिस आटे की बात कर रहा हूँ वो 1100 रुपये का मिलता है। और मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ बैरिस्टर साहब, मैं आपको यही स्टेटमेंट दे रहा था। अगर ये ना हो तो इस पे कल प्रोग्राम कर लेते हैं।
ये देखें यहाँ पे बैठ के स्टेटमेंट ठीक देनी चाहिए, ये बड़ा ज़रूरी है। अब इसमें पह लगाना, इसको कोई एंगल देना, इसके लिए किसी को गलत कह देना, झूठ बोलना कह देना, ये थोड़े मैं समझता हूँ कि शायद ये थोड़े लैंग्वेज थोड़ी सी स्लैंग लैंग्वेज इस्तेमाल कर देते हैं, ये ठीक नहीं है। मैं स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि आटे का रेट पूरे पंजाब में 1100 रुपया है, 55 रुपये किलो है, ये 65 रुपये से हम नीचे ले आए हैं। इसी तरह चीनी का हम बात कर रहे हैं कि चीनी पहले 110 रुपये तक गई है, अब 105-6 की तरफ आ रही है। 3 किस्म के बाजार, एक है सहूलत, एक यूटिलिटी स्टोर और 1500 शुगर मिल डीलर। 1500 शुगर मिल डीलर पे इस वक्त 90 रुपये की मिल रही है। हम चीनी का सीज़न इट इज़ अबाउट टू स्टार्ट विद नेक्स्ट 15 to 20 डेज। हम इसको 80 रुपये लेके आ रहे हैं। हम ये आप कह लें महंगाई, दूसरी चीज़ चीनी हो गई। तीसरी चीज़ आती है इसकी ऑयल या घी की बात करें। घी की कीमत दुनिया में डबल हुई, पाकिस्तान में बड़ी, क्योंकि ये 70% ज़्यादा इंपोर्ट होता है। हम इसमें 50 रुपये पर किलो इसकी ड्यूटी कम करके 50 नहीं बल्कि 35 से 40 रुपए हम ड्यूटी कम करके इसकी 35 से 40 रुपए कीमत कम कर रहे हैं। वी आर इन नेगोशिएशन विद द यू कैन से ये घी मिलों के कि जी हम रेट क्या तय होगा, उनके साथ फार्मूला तकरीबन तय हो गया कि 15 दिन की एवरेज कीमत क्या होगी और उसके सामने आगे कीमत क्या तय होगी। 35 रुपए से 40 रुपए हम कीमत कम करें। ये 3 मेन चीज़ें हैं जिनकी कीमत हमने कम की है, दालें चौथी चीज़ है। सो बेसिकली जो शौकत तरीन साहब बात कर रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल महंगाई की बात कर रहे हैं। दूसरी बात मैं बार बार कह रहा हूँ कि जितनी चीज़ें लोकल प्रोड्यूस होती हैं वो महंगी नहीं हुई या थोड़ी महंगी हुई हैं, जितनी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं वो ज़्यादा महंगी हुई हैं। मसलन गैस हमारी अपनी प्रोड्यूस होती है, LNG हम इंपोर्ट करते हैं, यूरिया हमारी अपनी प्रोड्यूस होती है, यहाँ महंगी नहीं हुई। DAP इंपोर्ट होती है, महंगी हो गई। TSP इंपोर्ट होती है, महंगी हो गई। सो बेसिक ये है। सो हमने अपने अवाम को जिस हद तक प्रोटेक्ट कर सकते थे, हम सिर्फ जिस तरह मैंने बताया हम टैक्स में कर सकते हैं या सब्सिडी दे सकते हैं, वो दोनों दे रहे हैं। और दूसरी बात आपने शौकत साहब की सुनी, हम ये देखें यहाँ 2 बंदे बैठे हैं आपके साथ, बैरिस्टर साहब बैठे हैं और फरक साहब बैठे हैं। इन दोनों को आटे की सब्सिडी की कितनी ज़रूरत है? आटे की सब्सिडी की ज़रूरत है जिन लोगों को है उसमें 2 लोग हैं। एक किसान है, 83 लाख किसान है, तकरीबन उसकी 8 करोड़ लोग 83 लाख घराना है और तकरीबन 7 से 8 करोड़ उनका घर है, आबादी है। दूसरा है आपका 1 करोड़ 25 लाख घराने को हम फूड पे सब्सिडी दे रहे हैं, फूड के आप कह लें उनको पैसे दे रहे हैं। ये 15 नवंबर से शुरू होंगे और ये तकरीबन लोग बनेंगे 1.25 करोड़ घरों के लोग बनेंगे 8 से 9 करोड़। हम कह लें कि किसान और दूसरा हो गया ये आप कह लें कि ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, ये तकरीबन इसमें लोअर। लेकिन कोरोना के बाद तो जो मीडियोकर तबका है उसके भी हालात बहुत बुरे हैं, वो कहाँ जाए? मैं कह रहा हूँ इसमें मीडियाकर आ जाएगा, लेकिन अपर मिडिल क्लास जो है या रिच क्लास है वो इसमें नहीं आएगी। और अपर मिडिल क्लास को या रिच क्लास को शायद आटे की सब्सिडी की जरूरत नहीं है। वो तो ब्रांड पहनने वाले, कार चलाने वाले, बड़े एसी, वो ब्रांड ओरिएंटेड लोग हैं, उनको शायद, और दरमियान में शायद कोई ऐसा तबका होता है जिसके लिए टफ टाइम होता है। लेकिन बहरहाल ये टफ टाइम सारी दुनिया के लिए है। हमारी बात वो भी टफ टाइम भुगतता रहे। चलें ठीक है, फारूक साहब से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, महंगाई के हवाले से वजीर खजाना शौकत तरीन साहब का जो स्टेटमेंट है उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? और जरा हमें ये भी हमारी रहनुमाई फरमा दें कि बिजली, पेट्रोलियम मसनूआत और अशिया खुरोनोश की कीमतों में इजाफे की क्या एक ही वजह होती है या इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हुकूमत के अपने जो अदाद-ओ-शुमार हैं 14 अक्टूबर को जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने खुद से पब्लिश किए हैं, वो ये कह रहे हैं कि बिजली की कीमत में 61% इजाफा आया है 1 साल में। वो ये कहते हैं घी की कीमत में 41% इजाफा आया है, मिर्चों की कीमत में 33% इजाफा आया है, मुर्गी की कीमत में 30% इजाफा आया है। ये सिर्फ 1 साल में है और ये हुकूमत के अपने अदाद-ओ-शुमार। हुकूमत खुद से हमें कुछ महीना भर पहले उन्होंने बताया कि उन्होंने $356 पे आटा जो है, व्हीट जो है वो इम्पोर्ट की है, जो लैंडेड कीमत बन रही है 61 रुपए। हम ये कैसे मान लें कि 55 रुपए का पूरे पंजाब में बिक रहा है जब हुकूमत खुद 61 रुपए का जो है वो इंपोर्ट कर रही है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि हुकूमत को ये मानना पड़ेगा कि हालात बहुत खराब हैं। हुकूमत को ये मानना पड़ेगा कि 40% पाकिस्तान की आबादी जो है वो इस वक्त शराज गुर्बत से गिर गई है। ये हुकूमत को मानना पड़ेगा कि दो धारी तलवार चली है पाकिस्तानियों के ऊपर। एक तो औसतन आमदन जो है वो मुसलसल गिर रही है पिछले 3 सालों से, और महंगाई की तलवार साथ साथ चल रही है। देखिए, महंगाई तो पाकिस्तान में 1947 से चल रही है, लेकिन आप अगर 1960 से 2018 तक का डेटा देखें
तो पाकिस्तानियों की एवरेज इनकम जो है वो मुसलसल बढ़ती रही है, क्योंकि आमदन बढ़ती रही थी तो हम महंगाई का जो बोझ है उसको बर्दाश्त कर लेते थे। 2018 के बाद जब $1450 की इनकम थी, पिछले 2-3 सालों से मुसलसल इनकम जो रियल इनकम है वो गिर रही है और साथ ही साथ महंगाई जो है वो भी हो रही है। अब आपका सवाल बड़ा वैलिड बनता है कि महंगाई की वजूहात क्या है। देखिए, 2 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है, अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, अगर बिजली की कीमत बढ़ जाती है, तो जिस चीज में आप बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस फैक्ट्री में बिजली इस्तेमाल हो रही है, उसका जो प्रोडक्ट निकलेगा वो महंगा निकलेगा। और वो तो ऑलमोस्ट सभी फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होती है। तो फिर सवाल ये बनता है कि बिजली की कीमत कौन बढ़ाता है? इसी तरह पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो इकोनॉमी में हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। दूसरी जो बहुत बड़ी वजह है वो रुपए का गिरना है। आप सोचिए कि पीटीआई की हुकूमत जब आई थी उस वक्त 123 रुपए का $1 मिल रहा था और आज वो है 171-72 पे पहुंच गया। अब अगर आप एक नजर दौड़ाएं कि हम क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी, हम डीजल इंपोर्ट करते हैं उसकी कीमत बढ़ जाएगी, हम मिर्चें इंपोर्ट कर रहे हैं, गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, चीनी इंपोर्ट कर रहे हैं, सरिया इंपोर्ट करते हैं, लोहा इंपोर्ट करते हैं, दालें इंपोर्ट हो रही हैं। तो इन सब की चीजें, मेरा खदशा ये है कि अगले कुछ हफ्तों में एक नया तूफान महंगाई का जो है वो हमारे दरवाजे पे खड़ा है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम यहाँ पर बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि हर चीज़ में हम हुकूमत को तो मलाइन नहीं कर सकते। ऑब्वियसली अगर जिस तरह से अभी चीमा साहब भी जस्टिफाई कर रहे थे चीज़ों को, क्या इंटरनेशनली जो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इंपोर्ट कर रहे हैं, फिर ऑब्वियसली इससे तो चीज़ों के रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन अवाम का यही सवाल होता है, अवाम की सारी तवक्कुआत सिर्फ हुकूमत से है, उन्हें इंटरनेशनल चीज़ों का कुछ पता नहीं है, उन्हें ये नहीं पता कि इंटरनेशनल सतह पे भी इतना महंगा हो रहा है, उनको तो सारी उम्मीदें सिर्फ हुकूमत से है। तो हुकूमत क्या करेगी फिर इस सिचुएशन में? तो दुरुस्त फरमा रही है। देखिए, जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो उस वक्त तकरीबन 30% पाकिस्तान की आबादी शराय गुर्बत से नीचे रह रही थी। तकरीबन 7 करोड़ पाकिस्तानी ऐसे थे जो शराय गुर्बत से नीचे थे। अब पिछले 3 सालों में वो 7 करोड़ से बढ़ के वो 9 करोड़ हो गए। 2 करोड़ इजाफी पाकिस्तानी जो हैं वो शराय गुर्बत से गिर गए हैं। अब ये लोग जो शराय गुर्बत से नीचे रह रहे हैं, उनको हम जाके कहें कि भाई आप घबराएं नहीं क्योंकि आलमी मंडियों में कीमतें बढ़ रही हैं, ये जवाब नहीं दिया जा सकता। जिस तरह बेरोजगारी बढ़ रही है, आप बड़े बड़े शहरों की जो बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं उनके बाहर आप सोचिए कि वो जो मजदूर बैठा रहता है जिसको 15-20 दिन से दिहाड़ी नहीं मिली, आप उसको जाके समझाने की कोशिश करें कि भाई हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत जबरदस्त हो गया। आप उसको ये समझाने की कोशिश करें कि दुनिया भर में एलएनजी की कीमत बढ़ रही है, तो मुझे बताएं कि वो अपने हथौड़े का या अपने बेलचे का क्या इस्तेमाल करेगा। उसका ताल्लुक नहीं है। वो ये चाहता है कि ये हुकूमत मेरे ऊपर जो टोटल बोझ है उन बोझ को, उनकी क्वांटिटी को किस तरह कम करना है। तो हुकूमत का ये काम है, पहले तो वो ये मान जाए कि वाकई पाकिस्तान की जो मईशत है वो सही सिमत में नहीं जा रही। ये मानने के बाद फिर वो बैठेंगे और पॉलिसी बनाने की कोशिश करेंगे। अब जब पॉलिसी की बात आती है तो फिर आपको टीम चाहिए, टीम के बगैर तो पॉलिसी बना नहीं सकते। अब अगर 37 महीनों में हमने 4 वज़राए खजाना बदल दिए हैं और आप अंदाजा कीजिए आज से अभी जब हम बात कर रहे हैं 10 घंटे पहले तक तो शौकत तरीन साहब जो हैं वो हमारे वजीर खजाना थे। अब वो नहीं रहे, अब मुशीर भी नहीं रहे, उनका अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। तो टेक्निकली जो है इमरान खान साहब हमारे वजीर खजाना बन गए हैं। तो जिस मुल्क में इतनी गैर यकीनी की फजा हो कि हमें पता नहीं कि हमारा वजीर खजाना कौन है, हमारा वजीर खजाना कौन आने वाला है, जब हम 7 FBR के चेयरमैन बदल दें और इसी लॉजिक के तहत ये अच्छा आदमी ढूंढा जा रहा है। अगर 37 में जब 60% पीटीआई का वक्त गुजर चुका है उसमें अगर अच्छा आदमी नहीं मिल रहा तो फिर बाकी 2 सालों में नताइज तो मेरा खदशा है कि कोई सामने आने वाले नहीं है। बारकाब अवाम के लिए तो इस वक्त सबसे बड़ा मसला महंगाई का ही है और अवाम इस महंगाई पर कहते क्या हैं, पहले अपने नाज़रीन को ये दिखाते हैं। मैं अल्फन कह रहा हूं कि इस तब्दीली सरकार को मैंने वोट दी है। आज इस अवाम के सामने
मैं खड़ा हूँ अपनी वोट की शर्मिंदगी की खातर। सब्जी के रेट देखें, किसी किराने वाले स्टोर पे चले जाएं, ठीक, घी का रेट देखें, आटे का देखें, यकीन करें कि गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो गया। हर चीज आप देख लें, मैं इस वक्त महंगी हुई है। तो भाई क़यामत बर्पा कर दी है इन लोगों ने। पेट्रोल के दिन ब दिन जो है रेट बढ़ते जा रहा है। अभी टैंकी फुल करवाने गया था तो उन्होंने कह दिया जी 11 रुपए रेट बढ़ गया। भाई जब हमारी नून लीग की हुकूमत थी तो पीएम साहब कहते थे कि ये 60 के साथ 60 प्रॉफिट ले रहे हैं, तो अब वो ये बातें कहाँ गई? अब 140 पे पेट्रोल पहुंच गया, गरीब आदमी कहाँ जाए? तो आवाम का एक ही सवाल है कि आखिर गरीब आदमी जाए कहाँ और करे क्या। फारूक सलीम साहब अभी फरमा रहे थे दानियाल चौधरी साहब कि हुकूमत को ये मानना पड़ेगा कि हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं। ऑपोजिशन को भी तो कुछ करना पड़ेगा, ऑपोजिशन की भी तो कोई जिम्मेदारी है। आखिर कोई होमवर्क किया है आप लोगों ने अभी तक? पार्लियामेंट में इस मसले को उठाया जाएगा? किसी फोरम पर हुकूमत को इस हवाले से कोई टफ टाइम दिया जाएगा? ऐसा पहले तो मैं आपके प्रोग्राम में आपके जो मिनिस्टर थे उन्होंने बड़ी एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने स्टेटमेंट दी कि, और स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि अगर 50 रुपए से ज़्यादा बिक रहा हो गंदम पर केजी 55 जी बिल्कुल मैं अपने जी सर 55 रुपए मैं अपनी वजारत से भी और इससे इस्तीफा दूंगा। पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर, अब ये अपनी बात पे पक्के रहें, 1 किलोमीटर दूर, पार्लियामेंट से 1 किलोमीटर दूर आपका है यूटिलिटी, एक स्टोर है जो सस्ते दामों में बिकता है, उसका नाम है इस्लामाबाद स्टोर। वहां 20 केजी का तोड़ा, अभी राइट नाउ मैं आपको रसीद आपको व्हाट्सएप भी कर रहा हूं, दिखा भी रहा हूं। अब ये अपनी बात पे कितना कायम होते हैं ये इनकी मर्जी है। 1520 रुपए का 20 केजी बिक रहा है। मैंने 1450 बोला था। 1520 रुपए का इस्लामाबाद स्टोर में जो इमरान खान की रिहाइश गाह से 1 किलोमीटर दूर है, 1520, उस पे आपके कैमरा मैंने आपको बोला था 75 रुपीज पर केजी मिल रहा है। 75 भी नहीं मिल रहा है, यहां 76 रुपीज पर केजी है। मुझे बताएं कि ये तरोड़ा है, कोई चक्की का आटा नहीं है, कोई देसी आटा नहीं है, अच्छी क्वालिटी का आटा हो इसलिए महंगा बिक रहा हो। मैं आपको बहन मेरी कीमत, मैं आपको स्टोर की कीमत बता रहा हूं। ये बड़ा यूटिलिटी, बड़ा स्टोर है इस्लामाबाद स्टोर, जो इस्लामाबाद के लोग हैं वो जानते हैं इसमें सस्ते दामों पे चीजें बेचती हैं। 1520 रुपए का 20 केजी का तोड़ा बिक रहा है। इन्होंने कहा था 1200 या जो भी कहा था, इन्होंने कहा था 55 रुपए से ज्यादा पर केजी बिक रहा हो तो मैं इस्तीफा दूंगा। या तो स्टोर अभी बंद करवाएं एज वी स्पीक राइट नाउ, तो यह इस्तीफा दें। बातें ये वो करें इनके मिनिस्टर्स जो हकीकत है। अभी आप दोबारा जाएं, अभी आप चेक करें, इसको दोबारा बताता हूं, रिपीटेडली इन्होंने स्टेटमेंट दी थी। नाउ व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस। दूसरा, यहां इनकी अपनी गवर्नमेंट जो है वो अपने जब इंडेक्स देती है महंगाई की तो बताती है कि 60%, 60% इंक्रीज हुआ है बिजली के नरखों में। 60% पर यूनिट 20 रुपए यूनिट बढ़ चुका है। जब बिजली आपकी महंगी हो रही है, फ्यूल आपका महंगा हो रहा है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बंदूक के जोर पे कीमतें आप मैनेज करेंगे? आप कैसे महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्योंकि रात को 11 रुपए बढ़ गया है तो डिस्कशन आ गया है कि महंगाई की डिस्कशन हो गया है, वरना यहाँ इतनी नॉन फ्यूटाइल डिस्कशंस हैं कि किसको एक्सटेंशन मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, क्या होगा। गरीब बंदे के ऊपर बात ही नहीं होती बहन मेरी, कोई बंदा इस बारे में बात ही नहीं कर रहा। और किसी भी बीमारी का इलाज तब होता है जब इंसान एक्सेप्ट करे कि मेरे अंदर ये बीमारी है, मेरे अंदर ये खामी है, अब मैंने इसका इलाज करना है। ये वाहिद हुकूमत है, अपनी कोई बीमारी मानती नहीं है। ये कहती है कि महंगाई नहीं है, ये कहती है कि बेरोजगारी नहीं है, ये कहते हैं कि कीमतें नहीं बढ़ी, ये कहते हैं बिजली की कीमतें वही हैं। आप जब इस रीजन में देखें तो पेट्रोल सबसे सस्ता है। जब ये सारा कुछ ठीक है तो उनको चलाने दें और इनको फिर नजर आएगा पाकिस्तान जो बाई इलेक्शंस में नजर आया। जो देखें, वो दूसरी सबसे बड़ी कि आप किसी भी मुल्क की स्टेटमेंट बात करते हैं, आप कहते हैं कि चीजें महंगाई क्यों हो रही है, सब कुछ आप देखते हैं। CPI ये करप्शन प्राइस इंडेक्स है। अगर उन्होंने करप्शन खत्म किया पाकिस्तान में, जिस साल हम छोड़ के गए थे ना, पाकिस्तान 180 मुल्कों में 119 मुल्क में था करप्शन में। आज 4 साल बाद CPI के अदवार के उसके कैलकुलेशंस के मुताबिक 124 मुल्कों में हमारी करप्शन हम पहुंच गए हैं। हम 5 स्टेजेस ऊपर चढ़ गए करप्ट ममालिक की लिस्ट में। तो मुझे बताएं कि इन्होंने किस चीज का हल निकाला है? करप्शन इन्होंने खत्म की है, महंगाई इन्होंने खत्म की है, यही मेरा सवाल है दानियाल चौधरी साहब। तालीम सस्ती इन्होंने की है। ज़बानी तौर पे आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं, हर चीज की, महंगाई की भी, जो भी पाकिस्तान जिन चीजों में पीछे जा रहा है। अमली तौर पर अपोजिशन क्या कर रही है? कोई होमवर्क किया है अपोजिशन ने इस पर कि किस तरह से पार्लियामेंट के सेशंस में इन मामलात को उठाया जाए, किस तरह से रिजॉल्व किया जाए इन इश्यूज को?
सो अपोजिशन तो चीखें मार मार के पागल हो गई है। अपोजिशन आपको BRT दिखा दिखा के पागल हो गई है कि जो आपके हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया कि उसका वो 47 अरब रुपए पे जो बनी है BRT बनी है, वो आज आपसे 105 अरब पे चली गई है। वो कहता है कि आपको सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कहता है तकरीबन 70 अरब रुपए की इसमें जो पैसा है खुद बुद हुआ है या डिलेज की वजह से बढ़ा गया है। देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्स दे रहे हैं, वो कहते हैं नैब एज एन इंस्टीट्यूशन इज यूज्ड टू विक्टिमाइज एंड फॉर आर्म ट्विस्टिंग। ये आपके सुप्रीम कोर्ट के वर्ड्स हैं। पार्लियामेंट चीखें मार रही है, आवाम चीखें मार रही है, लेकिन इनको कोई जूम इनके ऊपर नहीं रेंगती क्योंकि ये इनको कोई लगता ही नहीं कोई बीमारी है। और आज अगर हम इनको बाहर फेंकना चाहें तो आवाम हमारे साथ है, हम इनको बाहर फेंक सकते हैं और हम इनको फेंकेंगे भी इंशाल्लाह। लेकिन हम इनसे इनकी तरह बात नहीं करेंगे। हम नहीं कहेंगे पाकिस्तान को आग लगाओ, हम कंटेनर्स के ऊपर खड़े होकर नहीं कहेंगे कि मुल्क को जलाओ गिराओ। देखिए हम इनको सियासी शहीद नहीं बनना देना चाहते। हम अगले लोगों की जान जाएगी PTI का टिकट लेते हुए भी इंशाल्लाह। ये जो हाल करके गए ना ये अवाम इनको घुसने नहीं देगी अपने हलकों में। और इसी इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये आज अपनी हुकूमतें बचा रहे हैं, ये अपने आप को बचाएंगे। जो पाकिस्तान का हाल कर दिया, आज वी आर स्टैंडिंग एट द सेम पॉइंट वेयर कायरो वाज स्टैंडिंग। आज हम कायरो से कोई फर्क नहीं है कि हुस्ने मुबारक को स्ट्रगल करके जाने देके लोगों ने लेके हटाया था और उसके 1 साल के अंदर IMF की वजह से वो मुल्क दोबारा टॉपल हो गया क्योंकि उसमें नालायक और इनकॉम्पिटेंट लोग थे। आज लोग कहते हैं करप्शन से बड़ी बीमारी है वो इनकॉम्पिटेंस और नाअहली, और उन्होंने साबित कर दिया है, इस हुकूमत ने साबित कर दिया है कि पिछले इन 4 सालों में कि पाकिस्तान को उन्होंने वहां आके खड़ा कर दिया दैट वी आर एट नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। अच्छा चीमा साहब, एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट इशू है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहूँगी क्योंकि मैं खुद भी ख़रीदारी करती रहती हूँ मुख्तलिफ जगहों से। एक प्रॉब्लम, हुकूमत यकीनी तौर पर कीमतें मुकर्रर करती होगी चीज़ों की, और लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ स्टोर्स पर चीज़ों की कीमतों में फ़र्क होता है। जो प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ हैं वो क्यों अपना काम नहीं करती ताकि आवाम को चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों में मिल सकें, उस कीमत पर मिल सकें जो हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की जाती हैं? देखें, ये जो डेवोल्यूशन आई थी इसकी मुशर्रफ दौर में, तो उसमें जो मजिस्ट्रेट का एक रोल था वो ख़त्म हो गया और आइन में उसके बाद उस तरह की तब्दीली नहीं आई। हम एक पैरेलल सिस्टम ला रहे हैं। इसका जो जदीद जराइम है या इसमें प्राइस इज़ वन ऑफ देम, होल्डिंग इज़ अदर, एंड आप कह लें कि ये एक डेफिनेट इस पर काम करने वाली बात है। इस वक्त डेजिग्नेटेड या स्पेसिफिक प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स नहीं है, ये एडिशनल ड्यूटी दी जाती है। ये पिछली गवर्नमेंट में भी ये थी, उससे पिछली में भी ये थी, आफ्टर मुशर्रफ। मतलब एक गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी गुजरी, एक नून लीग की गुजरी और एक हमारी अभी 3 साल हो गए। हम इसको एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल इसमें चूँकि इसमें आइन में तब्दीली होगी और थोड़ा डिफरेंट निज़ाम है, उसके हम पुलिस स्टेशन भी अलग बना रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे 2 बातें हुई हैं। एक तो मैं जवाब दूंगा, आप कह लें कि जो बैरिस्टर साहब की बात है कि मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ जी। मैं कह रहा हूँ पूरे पंजाब में, मैं अटक से लेके रहीम यार सादकाबाद, संजरपुर आहरी या कोट सब्जल आहरी कस्बा है, वहाँ तक की बात कर रहा हूँ। हम आटा 1100 रुपये में दे रहे हैं, नंबर 1। दूसरी बात, जस्ट अपना फ़र्क साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि 1967 के बाद मुसलसल नेट कीमत बढ़ती रही है, अपना इनकम बढ़ती रही है। भुट्टो साहब को जब, मैं याद कराना चाह रहा हूँ कि भुट्टो साहब को जब हुकूमत मिली तो 4.7 रुपये का एक डॉलर था, और जब भुट्टो साहब गए 4 साल के बाद तो डॉलर जो है वो 9.9 रुपये का था। और 1947 से लेकर डॉलर जो है वो आप कह लें 1970 तक 4.7 का 3.3 से 4.7 हुआ था। सबसे जो लोएस्ट डॉलर की इंक्रीज हुई वो 1947 से 1970 के बाद तक हुई। पीपल्स पार्टी का जो पहला दौर था भुट्टो साहब का, 110% डॉलर बढ़ा। उसके बाद जितने अदवार आए हैं वो जुनेजो साहब का है, नवाज शरीफ साहब का है, बेनज़ीर साहबा का है, फिर नवाज शरीफ साहब का है, फिर आप कह लें यूसुफ रज़ा गिलानी का है, और फिर आप कह लें कि दोबारा आप कह लें नवाज शरीफ साहब का। इन तमाम अदवार का अभी बैरिस्टर या यहाँ से आप कह लें कि जाएंगे फ़र्क साहब इसमें 22% से लेके 44% तक डॉलर जो है हर दौर में अप्रीशिएट हुआ है। वो दौर 3 साल का था या 2.5 साल का था या 5 साल का था, 22% से लेके 44% तक ये डॉलर अप्रीशिएट हुआ है हर दौर में। हमें डॉलर मिला था 129 रुपये का। हमें 18 अगस्त को हुकूमत मिली थी। 18 अगस्त को आप निकालें कि डॉलर का रेट क्या था, हमें डॉलर मिला था 129 रुपये का। 129 रुपये के ऊपर जितना भी डॉलर हमारे दौर में बढ़ेगा उसके ज़िम्मेदार डेफिनेटली हम हैं। और फिर हमारी जो आप कह लें कि जो एवरेज पिछले सालों में बढ़ती रही है डॉलर की, उसी हिसाब से बढ़ा है। सो जो जहाँ जिस दौर में डॉलर की कीमत 110% बढ़ गई, उस दौर में भी आप कह रहे हैं कि लोगों की इन डॉलर टर्म इनकम बढ़ती रही है। तो मुझे नहीं समझ
जाती कि 1970 में बर्ल में बच्चा था, लेकिन आप कह लें कि कुछ ना कुछ फिगरों का मुझे पता है। चीमा साहब, वक्त चूंकि कम रह गया, मुझे इतना GDP ग्रोथ नहीं थी। अच्छा, दूसरी जो बात है यहाँ पे आपका कम रह गया चीमा साहब, मुझे फारूक साहब की तरफ भी जाना। जी जी जी, आपका सवाल थोड़ा रिपीट कर देना, मैं चूंकि दो बंदों की रिबटल देनी थी मुझे, आप सवाल कर दें मैं ताकि उसका जवाब दे दूं। प्लीज, आपका सवाल क्या था? मैं डॉक्टर साहब को जरा इन्वॉल्व करना चाह रही हूँ। डॉक्टर साहब, कोई आप मुआशी मामलात पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, कोई हल है कि ये जो महंगाई का सुनामी है इसको किसी तरह से रोका जा सके, कुछ आवाम को रिलीफ दिया जा सके, कोई ऐसी तजावीज़ हैं? देखिए उस्मा, अच्छा, इसमें थोड़ा सा एक फिक्रा मैं बोल दूंगा कि हाँ डेफिनेटली है और हम दे के जाएंगे जी। ठीक है, ठीक जी डॉक्टर साहब। उस्मा, 2018 का जो PTI का इलेक्शन मंशूर है वो बहुत ही ज़बरदस्त डॉक्यूमेंट है, 61 सफ़हात पे वो मुश्तमिल है। और मैं ज़बरदस्त इसलिए कहता हूँ कि उसमें मुल्क के जो प्रॉब्लम्स हैं, तकरीबन आधा दर्जन सबसे बड़े प्रॉब्लम, उनकी साफ तरीके से, शफाफ तरीके से, वाज़ेह तरीके से निशानदेही की गई है और उसके बाद उनके हल भी बताए गए हैं। अब खुदाया वो अगर डॉक्यूमेंट आपने नहीं देखा, उसको अगर आप पढ़ लें तो PTI को 2018 में ये मालूम था कि पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स क्या हैं और उनके हल क्या हैं। वो 61 सफ़हात में कोई 40 दफा उन्होंने जो लफ्ज है रिफॉर्म का, यानी कि इस्लाहात का, वो इस्तेमाल किया है। तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स का जो हल है वो इस्लाहात में है। हमने पुलिस में इस्लाहात लानी है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट में इस्लाहात लानी है, जुडिशरी में इस्लाहात लानी है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में इस्लाहात लानी है। ये मैं नहीं कह रहा, ये PTI का मंशूर कह रहा था। एंड इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, वक्त भी हमारे पास बहुत कम है। दानियाल चौधरी साहब, ऑपोजिशन महंगाई के मामले पर स्पेसिफिकली कुछ करेगी? देखें, ऑपोजिशन जो अपना रोल प्ले कर रही है वो करती रहेगी, और वो है कि आईना दिखाना, इनको लोगों को बताना, लोगों में अवेयरनेस कराना, लोगों को बताना। जिस तरह लोगों को बड़ी अवेयरनेस है, लोग तो रो रहे हैं इस महंगाई पर, और बार बार लोगों को बताते रहेंगे कि देखेंगे, तो आप खुद मान रही हैं, देखें जब लोग रो रहे हैं और लोग चीखें मार रहे हैं तो लोग इनको वोट नहीं दे सकते। और इंशाल्लाह अगले इलेक्शंस आने से पहले ये घर भेजे जाएंगे, ये घर जाएंगे। मेरे भाई ने कहा हम जो दे रहे हैं वो इतने की दे रहे हैं आटा, या इतने की दे रहे हैं चीनी। इन्होंने वादे किए थे लोगों को घरों के भी, सस्ते घरों के भी, इन्होंने वादे किए थे सस्ती तालीम के, इन्होंने वादे किए थे कि बेरोजगारी खत्म करेंगे। बड़ा टाइम पड़ा है, अभी 2 साल पड़े हैं, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? ये देखें 2 साल तो बड़ी दूर की बात है। जिस तरफ हम सिमत पे चले गए हैं ना, जिस सिमत पे, ये अपनी हुकूमत दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक बचा लें, ये बड़ी बात है, ये बड़ी गनीमत है कि तब तक बचा लें। ये तो जब से हुकूमत आई ऑपोजिशन यही बात कर रही है, कोई कहता है 90 दिन चलेगी, कोई कहता है 120 दिन चलेगी। हमने कभी भी ऑपोजिशन ने बात की, ये पहली हुकूमत है जो हमने बार बार कह रहे हैं, ये ऐसे पहलवान हैं जो अपने वजन से रोज गिरते हैं और रोज गिरेंगे और अपनी हुकूमत भी अपने ही वजन से गिराएंगे। इनको किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं है, इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं है। अवाम को फिलहाल हुकूमत गिराने में दिलचस्पी नहीं है, अवाम को सिर्फ महंगाई से रिलीफ चाहिए। तमाम मेहमानों को प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।